हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्त कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्त अच्छे ही होंगे। तो सभी ऑडियो वीडियो की तरह मैं इस ऑडियो को भी अपने माता पिता और अपने दर्शकों को प्रणाम करके इस ऑडियो को शुरू करता हूं। यह ऑडियो की है जो कि इस किताब की टाइटल है मन की शांति कैसे हो। तो यह ऑडियो की टाइटल है मन की शक्ति या फिर उसकी अविख्याय, मतलब और ज़्यादा। तो चलते हैं, कहानी को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और कमेंट में ज़रूर बताइए कि यह ऑडियो कैसी लगी आप सभी को। अगर यूजफुल लगी हो तो भी कमेंट करें, अगर ना लगी हो तो भी कमेंट करें। तो चलते हैं अपनी स्टोरी के पास। पदार्थ को शक्ति के रूप में अब मान्यता मिल चुकी है और यह विज्ञान के प्रारंभिक विद्यार्थियों को तो नहीं पर मूर्धन्य स्तर पर यह स्वीकार्य है कि यह विश्व एक शक्ति की दो धाराएं माना जाता रहा है। उसी परंपरा के अनुसार एक के भौतिक और दूसरे के प्राणजी माना गया है। दोनों आपस में पूरी तरह गुंथी हुई है, इसलिए जड़ में चेतन का और चेतन में जड़ का आभास होता है। वस्तुतः वे दोनों ज्वार भाटे की तरह लहरों की मूल और उर्वध्य में नीचे ऊंचे का अंतर दिखने की तरह है और एक अविचित्र युग्म बनाती है। अद्यपि उन दोनों की व्याख्या अलग अलग रूपों में भी की जा सकती है और उनके गुण धर्म पृथक बताए जा सकते हैं। एक को जड़, दूसरी को चेतना कहा जा सकता है। इसी विभेद की चर्चा अध्यात्म ग्रंथों में परा और अपरा प्रकृति के रूप में मिलती है। मस्तिष्क विद्या के मनोविज्ञान के आचार्य न्यूरोलॉजी, मेटाफिजिक्स, साइकोलॉजी आदि के संदर्भ में मस्तिष्कीय कोषों और केंद्रों की दिलचस्प चर्चा करते हैं। उनकी दृष्टि में वे कोष ही अपने आप में पूर्ण हैं। यदि यही ठीक होता तो मृत्यु के उपरांत भी उन कोषों की क्षमता उसी रूप में या अन्य किसी रूप में बनी रहनी चाहिए, पर वैसा होता नहीं। इससे प्रकट है कि इन कोषों में मन तत्व भरा हुआ है। जीवित अवस्था में वह इन कोषों के साथ अतीव सघनता के साथ घुला रहता है। जब इन दोनों का अलगाव हो जाता है तो उस मृत्यु की स्थिति में मस्तिष्क के चमत्कारी कोष सड़ी गली श्लेष्मा भर बनकर रह जाते हैं। मन शास्त्र के यशस्वी शोधकर्ता कार्ल गुस्ताव युंग ने लिखा है, मनुष्य के चेतन और अचेतन के बीच की श्रृंखला बहुत दुर्बल हो गई है। यदि दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित कर दिया जाए तो प्रतीत होगा कि व्यक्ति की परिधि छोटे से शरीर का तक सीमित नहीं, वरना वह अत्यधिक विस्तृत है। हम हवा के सुविस्तृत आय में सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। उसी प्रकार विश्वव्यापी चेतन और अचेतन की संयुक्त सत्ता के समुद्र में ही हम अपना व्यक्तित्व पाने की बुलबुले की तरह बनाते हैं, बिगाड़ते रहते हैं। जैसे हमारी अपनी कुछ रुचियाँ, प्रवृत्तियाँ और आकांक्षाएँ, उसी प्रकार विश्वव्यापी चेतना की धाराएँ भी किन्हीं उद्देश्यपूर्ण दिशाओं में प्रवाहित हो रही है। गेरल्ड हार्ड ने आइसोटोप ट्रेल्स के संबंध में हुई नवीनतम शोध कार्य की चर्चा करते हुए कहा है कि जीव विज्ञान अब हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचाता है कि शरीर की कोशिकाओं और परमाणुओं पर मन शक्ति का असाधारण नियंत्रण है। चेतन और अचेतन के रूप पर मन शक्ति का में जिन दो धाराओं की विवेचना की जाती है, वस्तुतः वे दोनों मिलकर एक पूर्ण मन शक्ति का निर्माण करती है। यह मन चेतना सहज ही नहीं मरती, वरन एक और तो वंशानुक्रम विधि के अनुसार गतिशील रहती है, दूसरी ओर मरणोत्तर जीवन के साथ होने वाली परिवर्तनों के रूप में उसका अस्तित्व अग्रगामी होता है। मन चेतना
का पूर्ण मरण पिछले दिनों संभव माना जाता रहा है। अब हम इस निष्कर्ष पर पहुँचने ही वाले हैं कि चेतना अमर है और उसका पूर्ण विनाश उसी तरह संभव नहीं है जिस प्रकार परमाणुओं से बने पदार्थों का। भौतिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार विजेता श्री पियर दी कमेंट टू नाउ ने विज्ञान और व्यक्ति के बीच सामंजस्य स्थापित करते हुए लिखा है, अब हमें यह मानने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि मनुष्य में अपनी ऐसी चेतना का अस्तित्व मौजूद है जिसे आत्मा कहा जा सके। यह आत्मा विश्वव्यापी के साथ पूरी तरह संबंध है, उसे पोषण या विश्वात्मा से ही मिलता है। चूँकि विश्व चेतना अमर है, इसलिए उसकी इकाई आत्मा को भी अमर ही होना चाहिए। ह्यूमन डेस्टिनी ग्रंथ में लेखक लेकोमेंट टू नाउ ने जीव सत्ता की स्वतंत्रता व्याख्या अगले कुछ ही दिनों में प्रचलित विज्ञान मान्यताओं के आधार पर ही की जा सकने की संभावना व्यक्त की है और कहा है कि हम इस दिशा में क्रमशः अधिक द्रुत गति से बढ़ रहे हैं। प्राणी का अहम उसके स्वतंत्र अस्तित्व का सृजन करता है और जब तक वह बना रहता है तब तक उसकी अंतिम मृत्यु नहीं हो सकती। स्वल्प एवं स्थिति का परिवर्तन होता रह सकता है। इस अहम ईगो सत्ता का स्वल्प निर्धारण अब इलेक्ट्रोडायनेमिक सिद्धांतों के अंतर्गत प्रमाणित किया जाने लगा है। इस व्याख्या के अनुसार यह मानने में कठिनाई नहीं होती कि जीव सत्ता जन्म मरण के चक्र में घूमती हुई अपनी आकृति प्रकृति में हेर फेर करती रहकर भी अपनी मूल सत्ता के अक्षुण्ण बनाए रह सकती है। दी स्टार्स ऑफ कोइंसिडेंस ग्रंथ के लेखक महर्षि ने अर्थ कोइंसिडेंस ने जीव सत्ता के आयाम को स्वीकार किया है और कहा है कि प्राणी सत्ता की विशेषता के स्वतः आणविक या रासायनिक नहीं ठहराया जा सका था। यू डू टेड इट विद यू के लेखक डेविड मिलर भी इस बात से सहमत हैं कि मस्तिष्कीय कोषों को प्रभावित करने वाली एक अतिरिक्त चेतना का उसी क्षेत्र में घुला मिला किंतु स्वतंत्र अस्तित्व है। मृत्यु के उपरांत प्राणी को चेतना शक्ति उसी प्रकार बधी रह सकती है जैसे कि अनुगुच्छक एक पदार्थ से टूट बिखर कर किसी अन्य रूप में परिणत होते रहते हैं। शक्ति के समुद्र इस विश्व में प्राणियों की सत्ता बुलबुलाने की तरह अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाती है, विकसित करती है तो समयानुसार अपने मूल उद्गम में लीन हो जाती है। जड़ चेतना मिश्रित इस शक्ति सागर को यदि अलग से कहना आवश्यक हो तो एक को प्रकृति और दूसरे को पुरुष कह सकते हैं। अपने समय के मूर्धन्य खगोलीयवेत्ता डॉक्टर गुस्ताव स्ट्रोबर्ग की पुस्तक दी सोल ऑफ यूनिवर्स में जीवन क्या है, विशेषता मनुष्य क्या है, इस प्रश्न पर प्रस्तुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण की मार्मिक समीक्षा की है। वे विज्ञान से पूछते हैं कि क्या मनुष्य ब्रह्मांड की कुछ खुली ताप और रासायनिक घटकों की आधी सीधी क्रिया प्रक्रिया मात्र हैं? क्या वह प्रकृति के किसी अनिश्चित क्रिया के अवशेष उच्छिष्ट से बना खिलौना है? क्या वस्तुतः लक्ष्यहीन अर्थहीन बेतुका राग मात्र है? क्या उसकी सत्ता आणविक और रासायनिक हलचलों के बने बिगड़े वाले संयोगी की परिधि तक ही सीमित है अथवा वह इससे आगे भी कुछ है? उन प्रश्नों के सही उत्तर प्राप्त करने के लिए स्ट्रोमार्क ने तत्कालीन विज्ञान की दार्शनिक विवेचना करने वाले मनुष्यों से भी परामर्श किया। उन्होंने इस संबंध में F.R. मोस्टन, वास्टर आडमसन, ऑर्थ एगिडेंट, थॉमस हेड मॉर्गन, जॉन बुदिन, कार्ले हेजर, O.L. स्पोल्स आदि प्रमुख मनुष्यों के सामने अपना अंतर यात्रा रखा और जानना चाहा कि
विज्ञान सम्मत दर्शन द्वारा मानव चेतना की इतनी व्याख्या हो सकती है जितनी कि वह अब तक की गई है, अथवा उससे आगे भी कुछ सोचा जा सकता है। अपनी जिज्ञासु दृष्टि, तुष्टि, कठिनाइयाँ, समीक्षा, विवेचना का एक विधारणीय स्वरूप स्ट्रोमार्ग की दी सोल ऑफ यूनिवर्स ग्रंथ में है। इस पुस्तक की भूमिका लिखते हुए ऑस्टाइन ने प्रस्तुत जिज्ञासु के युग चिंतकों के सामने अति महत्वपूर्ण चेतना माना है और कहा है, हमें किन्हीं पूर्व ग्रहों से प्रभावित हुए बिना संभावित सत्य के आधार पर ही इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए। फ्रायड ने प्रेरणाओं को प्रधान स्रोत काम के माना था और उसकी व्याख्या सेक्स के रूप में की थी। इसके बाद उन्होंने अपने वासना तक पहुंचा दिया। इसके बाद जुंग और एडलर ने उस काम व्यक्त की व्याख्या कामाद्यमत के रूप में की और उसने आनंद उल्लास की सहज सुलभ प्रवृत्ति के साथ जोड़ दिया। जुंग का कथन है कि आत्मा की अमरता को यद्यपि अभी भी प्रयोगशालाओं में सिद्ध नहीं किया जा सका, फिर भी ऐसी ही अगिनत अनुभूतियाँ मौजूद हैं जो यह बताती है कि आदमी मरण धर्म नहीं, वह मौत के बाद भी जीवित रहता। मनःशास्त्र का विकास क्रमिक गति से आगे बढ़ा है। आरंभ में विज्ञान ने एक जागृत चेतना मन को स्वीकार किया था। पीछे अचेतन मन की खोज की गई। इस अचेतन की भी कई शाखा प्रशाखाएँ खोजी गई। सब शंका अर्धचेतन और रेशियल अनकॉन्शस जातिपी अचेतना इसकी प्रमुख धाराएँ इन दिनों सर्वविवाद हैं। फ्रायड की कल्प पर सुप्राइगो, उच्चतर अहम और सेंसर अंकुश तथा छाए हुए रहने वाले इन्हीं परिधि में मनशास्त्र की संरचना की है। तब से अब तक अपनी बहुत आगे बह गया और मनोविज्ञान ने कितने ही नए नए रहस्यों का उद्घाटन किया। जर्मनी के मनःशास्त्री हेनवस वेंडर ने अतिनिद्रा क्षमता के अनेकों प्रमाण संग्रह करके यह सिद्ध किया है कि मनुष्य की सूक्ष्म सत्ता उससे कहीं अधिक संभावनाओं से भरी पूरी है जैसे कि अब तक जानी जा सकी। टेलीपैथी के शोधकर्ताओं ने बेकलियर ने मनोचिंता के ज्ञात भौतिक से ऊपर वाले सिद्धांतों पर आधारित बताया है। वे कहते हैं मन की व्याख्या पदार्थ विज्ञान के प्रचलित सिद्धांतों के सहारे नहीं हो सकती। विश्व व्याख्या लेखक H.G. वेल ने अपनी पुस्तक इन द डेज ऑफ द कॉमेंट में यह संभावना व्यक्त की है कि निकट भविष्य में मनुष्य का मन और दृष्टिकोण अधिकाधिक परिष्कृत होता चला जाएगा। तब मनुष्य में सदायत सहयोग भावना तथा दूरदर्शिता बढ़ती जाएगी। फलस्वरूप समाज का ढांचा और मानवीय आचरण उपयोगी बन जाएगा, जिसे अब की अपेक्षा कायाकल्प जैसा कहा जा सके। तब कोई युद्ध का समर्थन न करेगा और चिंतन की दिशा सहयोगपूर्वक शांति व प्रगति के लिए प्रयुक्त हो सकने वाली आधाराओं को ढूंढने के लिए प्रयुक्त होगी। शंकराचार्य कहते हैं, स्व और पर को भेद भ्रांति है। हम सब भिन्न दिखते हैं, भर हैं, वस्तुतः सब एक ही सदन सूत्र में पिरोए हुए मन को की तरह हैं। ईर्षा कहते हैं, अपने पड़ोसी की प्यार करो ताकि तुम्हारा विकसित प्यार तुम्हें निहाल कर दे। बुद्ध ने कहा था, करुणा से बढ़कर मनुष्य के पास कोई दिव्य संपदा नहीं। जो ममता और करुणा से भरा है वही दिव्य है। जीवन चेतना का लक्ष्य और विकास क्रम का पूर्णतया इसी स्तर पर विज्ञास को भी पहुंचा देगा जो ऋषियों और तत्वदर्शियों ने बताया था। यदि विज्ञान का उद्देश्य सत्य की खोज है तो उसे आत्मा की वर्तमान स्वीकृति को परमात्मा स्तर प्राप्त करने तक भी पहुंचाना होगा। इसके लिए कल ना सही
परसों सही प्रतीक्षा की जा सकती है। अगली है मानव सामर्थ्य और प्रकृति से भी बृहत्तरी शक्ति। एक समय था जब क्यूबा में रहने वाले सेनर एरेंज नामक एक व्यक्तियों और वैज्ञानिकों के आकर्षण और शोध का बहुचर्चित विषय बन गया था। ट्रेज की यह विशेषता थी कि वह अपनी इच्छा अनुसार अपनी एक आँख या एक साथ दोनों आँखों की पुतलियाँ 2 इंच बाहर निकाल देता था और उन्होंने वापस अथाह स्थान बैठा लेता था। इससे उसकी देखने की शक्ति में किसी तरह का दबाव नहीं पड़ता था। यौगिक अभ्यास और प्राणायाम द्वारा शरीर और प्राणों पर नियंत्रण करके उन्हें मनमाने ढंग से मोड़ने मरोड़ने के यौगिक प्रदर्शन हमारे देश में कोई अनोखी घटनाएं नहीं मानी जाती। यहाँ का प्रयास सामान्य नागरिक भी इस तरह के चमत्कारों से परिचित मिलेगा। कई शिक्षित लोग इसे उनका अंधविश्वास भी मान लेते हैं, पर जिन्होंने भी योग साहित्य का अध्ययन किया होगा, शरीर अस्थ चक्रों गुच्छकों उपत्यकाओं का जिन्हें थोड़ा भी विज्ञान होगा, वे इस तरह के आश्चर्यजनक लगने वाले प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि भली प्रकार अनुभव कर सकते हैं। अंतःस्त्रवी ग्रंथियों ग्लैंड्स के बारे में आधुनिक शरीर शास्त्रियों ने अब तक जो जानकारियाँ दी है, उनसे भी यह सिद्ध हो गया है कि इन स्त्रवों हार्मोन्स पर पूरी तरह नियंत्रण कर लेना मनुष्य के लिए संभव हुआ, तो एक दिन वह आएगा जब हनुमान जी की तरह मनुष्य एक क्षण में मशक समान और दूसरे क्षण शत योजना मुख सुरसा बन जाना बिल्कुल साधारण बात हो जाएगी। यह सब मनुष्य की प्रचंड इच्छा शक्ति, संकल्प और इनके द्वारा विकसित अभ्यासों की उपलब्धियां मात्र है। डॉक्टर लोग अब भी यह नहीं समझ सके कि परेज ने इस तरह आँख की पेशियों पर नियंत्रण कैसे प्राप्त कर लिया, जबकि यह मात्र नियंत्रण का कौतुक है। परेज की आँखें बचपन में कमज़ोर थीं। उन्होंने अपने ही आप आँखों को इधर उधर घुमाकर व्यायाम प्रारंभ किया और यह क्षमता विकसित कर ली। इच्छा शक्ति सचमुच एक महान दैत्य है। यदि वह अपनी पर आ जाए, संकल्प रूप धारण कर ले, तो मनुष्य ऐसे एक ही नहीं लाख चमत्कार दिखाने लग जाएंगे। परिणाम प्रस्तुत कर सकता है। किसी व्यक्ति का स्वस्थ होना, किसी का जीवन भर रोग बने रहना, किसी का प्रमुख बुद्धि विद्यार्थियों होना, किसी का मंद बुद्धि, किसी का सफलता के उच्च शिखर पर पहुंच जाना और दूसरे का जीवन भर प्रमुख पक्षी बने रहना, उस मनोबल के ही प्रतिफल हैं जो मनुष्य को कुछ से कुछ बना देते हैं। कन्या के समरूप नामक एक व्यक्ति ने निश्चय कर लिया कि वह जिंदगी भर कभी बैठेगा नहीं, बल्कि 24 वर्ष का था तब उसने यह प्रतिज्ञा की थी। खाना पीना टट्टी पेशाब सब उसने खड़े किया। लेटने या खड़े रहने की प्रतिज्ञा, मृत्यु पंथ निभाने की आन अब उसकी सामान्य आदत बन गई है, जबकि सामान्य व्यक्ति के लिए उसकी चर्चा भी कम विस्मयकारक नहीं होगी। बुफेल अमेरिका के टामिलिक के एक ही हाथ नहीं था, पर वह विश्व का माना हुआ गोला चैंपियन था। उसने 12 बार चैंपियनशिप जीती। योगी हरिदास अपनी जीभ से भूमध्य का स्पर्श कर लेते थे। अफ्रीका के चार्ल्स डिकेंस ने अपने दोनों ओठ इतने बढ़ा लिए थे कि वह उसकी पत्नी के लिए पूरी तकिया का काम कर देते थे। ओठों को इस राक्षसीय आकार के कारण डिकेंस ने तो कड़ा खाना खा सकता था, ना बोल सकता था, ऊपर से कहीं भाग न जाए इस भय से उसकी पत्नी उसके ओठों को तकिया बनाकर सोती थी, ताकि वह कहीं खिसकने का प्रयास करे तो तुरंत नियंत्रण किया जा सके।
अच्छे हो या बुरे परिणाम, संकल्प शक्ति को जुटाकर मनुष्य अति मानव बन सकता है, इसमें संदेह नहीं। इतना होने पर भी उसे सर्वशक्तिमान नहीं कह सकते, इसलिए कि इसकी इच्छा और मांग के विरुद्ध आनुवांशिक, भौतिक और पराभौतिक क्षेत्र में ऐसे ही सैकड़ों घटनाएं घटती रहती है जिनका नियंत्रण तो दूर हो सकता है, रहस्य तक को नहीं जान पाता कि उनका कारण क्या है, जबकि निसर्ग में उस तरह का स्वयं कोई सुनिश्चित सिद्धांत नहीं होता। उदाहरण के लिए 1826 में लंदन में चार्ल्स वर्थ नामक एक बच्चे ने जन्म लिया। सामान्य 4 वर्ष की आयु ऐसी होती है जब बच्चा अच्छी तरह बोल भी नहीं पाता, किंतु चार्ल्स वर्थ ने आनुवांशिक के सारे वैज्ञानिक नियमों से को उठाकर एक और फेंक दिया। 4 वर्ष में ही वह पूर्ण वयस्क हो गया। उसके मुंह दाढ़ी भी निकल आई। उसके व्यवहार बातचीत में भी पूरी तरह बुजुर्गपन टपकने लगा था। 7 वर्ष की आयु में उसके संपूर्ण बाल सफ़ेद हो गए और उसकी मृत्यु हो गई। आनुवांशिक का सिद्धांत यह है, बच्चे में यह तो हो सकता है कि उसके माता पिता के ना होकर बाबा, नाना, परनाना, परबाबा, परदादी, परनानी अनेक अथवा इससे ऊपर वहाँ तक जहाँ से उस वंश के आविर्भाव का महापुरुष पहुँचता है, भले ही वह ब्रह्मा जी ही क्यों न हो, के आनुवांशिकीय लक्षण अवश्य होने चाहिए। जबकि विश्व इतिहास में यह अपनी तरह का एकमेव उदाहरण है जो मनुष्य की संकल्प शक्ति से भी परे किसी विधेयता राष्ट्रसत्ता की ओर संकेत करता है। एक ही रंग, रूप, आकृति के एक से अधिक व्यक्ति से हो सकते हैं और उनमें ऊंचाई, नीचाई, तिल, मत्स्य, नाक, मांस, दांत, माथा, बाल, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा अंतर अवश्य रह जाता है जिससे उनकी पहचान सरल हो जाती है। किंतु सन 1468 में न्यूयॉर्क में एक साथ एक ही मोहल्ले में हेनरी, थॉमस और वेर्नर नाम के 3 ऐसे व्यक्ति निकल आए जिनकी पहचान स्वयं उनके माता पिता, भाई बहन के लिए दुस्साध्य हो गई। कई बार थॉमस को घर पहुंचने में देर हो जाती तो उसकी मां ढूंढने निकलती और सामने पड़ जाता हैरानी तो वह उसी के पिटाई करते घर ले जाती। बेचारा हेनरी कहता भी कि मैं हेनरी हूँ माँ। उसकी आवाज़ तो पहचानती थी, फिर वह कैसे धोखा खा सकती थी, पर सचमुच में खाती वह धोखा ही थी। उन तीनों की आवाज़ भी एक जैसी थी। आवाज़ों से भी उन्होंने पहचानना कठिन था। अब तक वे काफ़ी बड़े हो गए थे। लोगों ने समझा अब दाढ़ी मूंछ में तो कुछ फर्क आएगा ही, पर ना जाने किस सत्ता निर्माण है यह जो मनुष्य की सारी कल्पनाओं को भी लांघ कर काल्पनिक सृष्टि का सृजन करता रहता है। तीनों की मूंछ दाढ़ी भी एक ही तरह की थी। अंत में दाढ़ी मूँछों की आकृति भिन्न भिन्न रखने का उन तीनों ने निश्चय किया। हेनरी ठोड़ी के नीचे की बाल तो साफ रखता था, पर दोनों गालों के बीच दाढ़ी समांतर लटकती। उन्होंने मूँछ पर इस तरह जोड़ती थी कि दाढ़ी मूँछ का आकार अंग्रेजी के एच की तरह बन जाता था। उसके नाम का पहला अक्षर भी यही था, थॉमस। मूँछों की अतिरिक्त केवल ढोड़ी के नीचे मुसालिम कट दाढ़ी रखता था। दोनों गाल के बाल साफ रखने से उसकी मूँछ और दाढ़ी की आकृति अंग्रेजी के टी के आकार की हो गई और इस तरह उसकी पहचान संभव हुई। वरना तीसरी युक्ति निकली। उसने अपनी मूँछ तो सफाचट कर ली और दाढ़ी के बालों की इस तरह कटिंग करता कि वह दोनों कनपट्टियों से लेकर ठोड़ी में अंग्रेजी के वर्ण भी की सी आकृति बना देती। इस तरह मानवीय बुद्धि ने एक समस्या का निराकरण तो कर लिया, पर लगता है उस रहस्य का कुछ महत्व ही नहीं समझता कि ऐसा किस नियम के अंतर्गत होता है कि भिन्न भिन्न परिस्थितियों, वातावरण, माता पिता, आहार विहार के होते हुए भी एक सी संकल्प का होना, वह भी इतने साम्य गुणों वाले कि उनकी पहचान तक न हो सके।
किसी बहुत ही कुशल कलाकार की तुलिका का ही चमत्कार हो सकता है। उस पूर्ण परमात्मा रचनात्मक को जानना ही मानव जीवन का लक्षण बताया गया है। मनुष्य तो अपने सांसारिक बखेड़ों में इतना उलझ गया है कि इस तरह की दुर्लभ घटनाएं देखकर भी इसका विवेक जागृत नहीं होता। इस तरह के विलक्षण अपवाद मनुष्य ही नहीं, जीवन जीतो जनताओं में भी मिलने लगे तो विकासवाद सिद्धांत का एक दूसरा प्रश्न चिन्ह लग जाता और उसके समर्थक के दावों पर संदेह होने लगता। कहीं उन्होंने उपहास में ही तो दर्शन की विरक्ति नहीं कर डाला। एली इंग्लैंड एम.ची. एबाय के घर मुर्गी ने ऐसा बच्चा दिया जिसके 4 पैरें थी। हस्ताक्षर प्राणी सत्ता तक ही सीमित नहीं होता। तो फ्रेंड्स, यह स्टोरी इतनी सी थी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को यह यूजफुल लगता है, इस पे यह सीख है कि आप लोग अपनी शक्ति को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, अपनी शक्ति को ऊर्जा मुक्त कैसे कर सकते हैं। ऊर्जा ही अपनी शक्ति की